बातें नेतागिरी हम बात करते हैं कुंवर घनश्याम सिंह जी, जो पूर्व विधायक भी हो, वर्तमान में सक्रिय कार्यकर्ता और नेता है, जो अपने बराबर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन कुंवर साहब बराबर कांग्रेस में हैं और कुंवर साहब का कद बहुत बढ़ने वाला है। इसके पहले कुंवर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सत्ता आने वाली है कांग्रेस की, लेकिन क्या कारण रहा, सत्ता तो नहीं आ पाई, लेकिन अयोध्या की सीट हार गए। वर्तमान में ले ले तो बद्रीनाथ सीट भी हार गए हैं। कि कुंवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में आपने टाइम दिया। क्या बात कुंवर साहब है, क्या वह कारण रहा कि आपकी बातें होते होते आप यानी सब कुछ सुख से इस लोकतंत्र में वर्तमान में? देखिए, नैतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है जी, क्योंकि वो सत्ता में थे, बहुत अच्छा बहुमत था उनके पास और उनके सहयोगी दल मिला के 2/3 से भी ज्यादा बहुमत था और उनने अपना लक्ष्य भी घोषित किया था कि अब की बार 400 पार। तो उस हिसाब से बहुत कम सीटें आई, बमुश्किल सहयोगी दलों के साथ मिला के वो सरकार बना पाए हैं। तो इसलिए नैतिक हार तो उनकी हुई है और जनता की जीत हुई है। अब भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विभिन्नताओं का देश है, हर प्रांत में अलग अलग परिस्थिति रहती है। तो कोई अगर हवा चलती है शासन के खिलाफ चली तो जरूरी नहीं पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से और मिजोरम तक एक सी हवा चले। स्थानीय परिस्थितियों के यहाँ भी के हिसाब से ऊंचा नीचा होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कई जगह रहता है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त थी तो उसका लाभ भाजपा को मिल गया। तो ऐसे उनको कुछ लाभ मिल गए। और दूसरी बात, धन बल का प्रयोग बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत जबरदस्त वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और काला धन एकत्रित करके चुनाव में उसको खपा रहे हैं। हर जगह नगद में पैसे बंटवाए गए, शराब बंटवाई गई उनके द्वारा, शासन का दुरुपयोग किया गया। तो ये सारी चीजें थी, इस वजह से उनको सरकार बनाने लायक बहुमत तो मिल गया, लेकिन नैतिक हार उनकी हुई है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 12 सीटें कम है राज्यसभा में, तो आसानी से कोई भी बिल वगैरह पास नहीं हो पाएगा। हाँ, वो परेशानी तो उनको रहेगी, इसी तो लिए तो मैं कह रहा हूँ कि नैतिक हार है। अमरवाड़ा का क्या रहा? अमरवाड़ा सीट आप जीतते जीतते लास्ट में भी चुनाव में, अब ये तो वहाँ क्या परिस्थिति रही काउंटिंग में वो लोग बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में ही लोकसभा के चुनाव के समय खराब स्थिति रही कांग्रेस की। मैंने जैसे बताया, भारत बड़ा देश है, हर राज्य में अलग अलग परिस्थिति होती है। यहाँ हमारी हालत खराब रही, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुलनाथ जी हार गए थे। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनने पूरा दुरुपयोग किया शासन का, प्रशासन का, पैसे भी बांटे, हर तरह का काम किया। फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को खड़ा किया, उसको पूरा प्रोत्साहित किया। कांग्रेस ने बहुत बात की, कोशिश की कि उनसे समझौता हो जाए, लेकिन उनने नहीं होने दिया भाजपा ने। और जहां तक शंका जाती है धन बल के कारण हुआ है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 28,000 वहां वोट लिए। आप ये देखिए, पूरे कांग्रेस के वोट थे। तो इसलिए थोड़े से मार्जिन से हार हो गई है 3,000 से, लेकिन फिर भी पार्टी 3,000 से कहाँ, उससे कम है, 1600 कुछ है। 1600 कुछ था, एक अखबार में 3,000 आया था, वैसे उस दिन तो 1600 कुछ मैंने देखा था। जी, तो कुंवर साहब अब क्या रणनीति है कांग्रेस की वर्तमान में? और 3 उपचुनाव और होने हैं भी। 3 उपचुनाव भी कांग्रेस पूरी तैयारी से लड़ेगी और वहां भी कांग्रेस अच्छी टक्कर देगी। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तीनों की तीनों सीटें, यानी कि बुधनी को भी ले लेंगे इस बार आप? बुधनी थोड़ा मुश्किल है बुधनी का नहीं कह सकते, लेकिन बाकी 2 सीटें तो लेंगे, ये तो पक्का है। ये पक्का है, कुंवर साहब का ये कहना है पक्का है। लेकिन कुंवर साहब बताइए, कितने बड़े दावे किए जा रहे थे और सारे आकलन थे कि चंबल की सीटें तो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे ही लोकसभा में। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में तो मैं खास तौर से कह सकता हूँ, चंबल की तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही थी। छिंदवाड़ा, राजगढ़ और एक सतना, इन 3 की भी पूरी उम्मीद थी। ग्वालियर की भी उम्मीद थी। ग्वालियर तो ये 3 में आ गई ना, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जी। 3 तो ये हो गई और 3 वो, इन 6 सीटों की 6 की तो पूरी उम्मीद थी। लेकिन अप्रत्याशित रिजल्ट आए इसमें। लाडली बहना का थोड़ा बहुत असर मान लो, फिर भी इतना नहीं हो सकता। मुझे तो अभी भी शंका है कि ईवीएम और वीवीपैट ये शंका से बाहर नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो ये ऐसी बातें नहीं हो। लेकिन पार्टियां तैयार क्यों नहीं हो रही? ऐसा नहीं हो सकता कुंवर साहब, अगर बैलेट पेपर से चुनाव जा रहे सारी विपक्ष बहिष्कार कर दे? अब वो पूरी एकता हो तब है, और ये लोग
बहुत ज्यादा डिक्टेटर माइंडेड हैं। अगर सारी पार्टियां बहिष्कार करेंगी तो कह देंगे ठीक है करो बहिष्कार, हम ही लड़ लेंगे चुनाव, हम और हमारे सहयोगी दल। यानी कि तो ये भी एक विचारणीय विषय है। सामने वाला थोड़ा समझदार हो, थोड़ा लिहाज शर्म रखता हो तो लड़ाई लड़ी जाए। जब बिल्कुल ही बेशर्म है तो लड़ाई दूसरे ढंग से लड़नी पड़ती है। लेकिन कुंवर साहब क्या बदलाव की बयार जो है आना शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल बयार शुरू हो गई है, लोकसभा चुनाव से स्पष्ट है। और आगामी आप देखना महाराष्ट्र, झारखंड और कहाँ होने चुनाव, वहां हरियाणा, यहाँ फर्क दिखेगा आपको। कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। झारखंड में तो पहले से ही है, दोबारा आएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में बनेगी कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार। अब क्या लग रहा है किस प्रकार बनी, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा लोकसभा में आपका, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसमें क्या उम्मीद है कि विधानसभा में आपकी बाजी बिल्कुल आएगी, सरकार बनेगी। लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा में अभी राहुल गांधी ने कहा है, हिंदुओं को हिंसक बताया है। नहीं बताया, उनने कहा बताया, आप भी ऐसी बात कर रहे। उनने उनका पहले जो क्लिपिंग ये लोग दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले 22 सेकंड का और भाषण सुना। नहीं, मैं पूरा सुन रहा था, लाइव चल रहा था भाई न्यूज़, तो इसलिए आपको पता ही है आपको। उनने स्पष्ट कहा था कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी नफरत पैदा नहीं कर सकता। उनने बताया शिव जी और बाकी और भी महापुरुषों ने सत्याग्रह मुद्रा का मतलब होता है अहिंसा, मतलब दया। ये सारी बातें उनने कही। उसके बाद उनने उस तरफ इशारा करके कहा कि हिंदू नफरत फैला रहे हैं, हिंसा हिंदू। हाँ, तो वो उनके लिए था, मतलब भाजपा के लिए, उनके सहयोगी दलों के लिए था। तो स्पष्ट बात है। तो भाजपा के सारे क्या हिंसक हैं? हिंसक है क्या क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए हर पार्टी में हर आदमी एक सा नहीं होता, अपवाद होते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा तो है। जिस विचारधारा को वो मानते हैं वो हिंदुत्ववाद फैलाना चाहते हैं जी। हिंदू विचारधारा के हो, कोई बात नहीं, अच्छे हिंदू, कोई अच्छा हिंदू अगर होगा तो हिंसा की बात ही नहीं करेगा, नफरत की बात ही नहीं करेगा। लेकिन वो हिंदुत्ववादी है कि हम तो वाद फैलाएं कि हिंदू ही अच्छा है, बाकी सब खराब है। नहीं तो हिंदू तो खराब होता ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होते, अपवाद होते। ऐसा ये आपका देखिए, मुस्लिम में भी सब खराब नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, किसी भी धर्म में। ऐसे हिंदुओं में भी नहीं होते। सबसे बड़ा उदाहरण है उसका, सम्राट अशोक के जो पौत्र थे, मैं नाम भूल गया उनका, वो राजा थे पाटलिपुत्र के, उनकी हत्या की थी उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। वो हिंदू था और उसने राज हासिल कर लिया था। उसके बाद उसने पूरे राज्य में अभियान चलाया था, सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप तोड़े थे, बुद्ध धर्म पर जबरदस्त आक्रमण किया था, मारकाट की थी उसने। तो अपवाद था, वो था हिंदू लेकिन अपवाद था। अधिकांश हिंदू नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते, लेकिन अपवाद ढूंढो तो मिल जाएंगे। यानी इसी तरह इस्लाम में भी होते हैं। गद्दार तो हर उसमें कौम में हर कौम में होते हैं, हर जात में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। दतिया को लेके क्या कहेंगे आप? दतिया की, क्योंकि दतिया के लोगों का कहना था जो विकास था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बोले हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। नहीं, ऐसा अभी तो दतिया की जनता ऐसा महसूस नहीं कर रही। अभी तो दतिया की जनता राहत महसूस कर रही है कि जो झूठे केस लगाए जा रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, वो सब फिलहाल कमी तो आई है, उसमें काफी कमी आ गई है। अब और विकास कार्य तो जो पहले की स्वीकृत है वो सब चल रहे हैं ज्यों के त्यों, और आगे भी विकास कार्य होंगे। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो तो होती है, कभी धीमी गति हो सकती है, कभी तेज गति हो सकती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। पूरे देश में विकास हो रहा है तो दतिया में भी हो रहा है, होगा। कुंवर साहब, क्या कारण रहा कि राम जी को लाने वाले बड़ा जोर शोर से ये भजन चल रहा है, गीत चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन वही अयोध्या सीट हार गए? पहली बात तो राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? क्या राम अभी तक थे नहीं क्या? राम थे नहीं क्या? राम का तो वो दुरुपयोग कर रहे थे, उनने दुरुपयोग किया था राम का, राम के नाम का राजनीतिक उद्देश्य के लिए। तो इसलिए भगवान राम तो सर्वव्यापी है और हमेशा रहे हैं और रहेंगे, सबकी आस्था के केंद्र हैं। हिंदुओं के तो सबके आस्था का केंद्र है। राम जी तो लाने वाले कौन होते? राम जी गुस्सा हो गए? राम जी गुस्सा नहीं हुए, राम जी ने उनको सबक सिखाया जो गलत रास्ते पे जा रहे थे। सीट भी हार गए। हाँ, तो उनको सबक सिखाया। लेकिन उनकी तो देखो आप, अभी तो कहते थे कि राम सर्वोपरि है, हर कण कण में राम है, कौन राम को डिनाई कर सकता है। लास्ट में और अब कह रहे हैं जय जगन्नाथ। अब जय श्री राम का एक भी नारा नहीं लगा था पूरे लोकसभा सत्र में, किसी ने नहीं लगाया, न बाहर न अंदर। इसका मतलब तुम 1-2 सीट हार गए तो तुमने भगवान राम को ही छोड़ दिया। मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनको त्याग रहे हो, तुम उनसे नाराज हो गए।
अजीब बात है। नहीं, जगन्नाथ जी ने उनको दिया आशीर्वाद, तो जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ करके शुरुआत की थी, जैसे डिक्लेयर हुआ। शुरुआत कर देते, लेकिन भगवान राम को भी तो नहीं छोड़ते, नहीं भूलते। तो उनका तात्पर्य ये कहने का सफाई ये देते हैं कि एक ही है भगवान राम और जगन्नाथ। नहीं तो पहले जय जगन्नाथ क्यों नहीं कहते थे? और पहले केवल जय श्री राम क्यों कहते थे? जय श्री कृष्ण क्यों नहीं कहते थे? जय भोलेनाथ क्यों नहीं कहते थे? अब इलेक्शन में करेंगे ना, जय श्री कृष्ण, मथुरा की बारी आएगी। तो वही तो मौका परस्त लोग हैं, वो भगवान तक को उपयोग की वस्तु मानते हैं। कितने नीचे, कितने छोटे बुद्धि के लोग हैं। लेकिन साहब, आज की पॉलिटिक्स राजनीति जा कहाँ रही है? क्योंकि अयोध्या की जो स्थिति वर्तमान देखिए, मैं भी गया वहां, लगभग हजारों लोगों के मकान तोड़ दिए गए, रोड पर आ गए, इस बात का आक्रोश था। लेकिन अब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कि डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं कि मतलब सबसे ज्यादा वफादार जनता मध्य प्रदेश को बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को देशभक्त जनता, यानी वहां की जनता तो देशभक्त है ही नहीं। मतलब जिसने तुमको वोट दिया वो देशभक्त है, तुमको वोट नहीं दिया वो देशद्रोही है। अच्छा फॉर्मूला उनका। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जा कहाँ रहा है ये? तो लोकतंत्र को खत्म ही कर दो ना, देशद्रोहियों को मौका ही मत दो कि वो देशद्रोह कर सके, तुम्हारा विरोध कर सके। कैसे करेंगे खत्म? खत्म तो वो करना चाहते थे, पूरा उनकी प्लानिंग थी, तैयारी थी, लेकिन आपने नहीं करने दिया। उनको 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, अकेली भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं कर पा रहे। इसलिए वो अब कितनी भी बातें करें, लेकिन उनका पूरा इरादा था। उनके 5-6 जिम्मेदार नेता कह चुके थे कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान संशोधन करना है। यानी चमक धमक फीकी पड़ गई है। बिल्कुल। आप क्यों मोदी जी को हटाना चाहते थे? बताओ, वो तो यूक्रेन और रशिया युद्ध रुकवाने की दम रखते हैं, सब भराए कि उनके वजह से परमाणु हमला नहीं हुआ अभी तक ना, परमाणु चल जाते दुनिया खत्म हो जाती। ये सब गलत बातें हैं। मोदी जी को जबरदस्ती पब्लिसिटी की दम पर एक विश्व नेता की तरह स्थापित करना चाहते हैं, वो है नहीं। उनकी मानसिकता ज्यादा से ज्यादा एक मुख्यमंत्री की मानसिकता, एक अच्छे मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के लायक वो नहीं है। उनने देश को बहुत गलत रास्ते पे ले गए, बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। नोटबंदी जैसा घातक निर्णय स्वयं अकेले ने ले लिया, पूरे देश को नुकसान हुआ उससे। तो ये सारी बातें हैं। और अब मोदी को हटाने वाले हम कौन होते हैं? अब तो खुद आपस में लड़ाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ ही हटाएंगे उनको। नहीं, योगीनाथ ने वो तो पूरी थी, मीटिंग थी, लेकिन कुछ समय उपचुनाव को देखते हुए उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया। वही तो उनका इरादा है कि योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाओ, क्योंकि अमित शाह को नंबर 2 बनना है। नंबर 2 और कोई नहीं दिखना चाहिए सिवाय अमित शाह। उनके बराबरी के या उनसे सीनियर जो लोग हैं, उनको सबको काटने की, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे आ गए। अच्छा कुंवर साहब, और अगर वो पूरे बहुमत में आते तो उनकी प्लानिंग ये थी, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा था, ये प्लानिंग थी कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट देंगे। ज्यादा से ज्यादा योगीनाथ एक छोटे से पूर्वांचल राज्य के मुख्यमंत्री बन के बने रहे, उनका कद कम हो जाए, नंबर 2 के पर ना आ सके वो देश में। लेकिन बहुमत नहीं मिला, वो नहीं कर पा रहे। कुंवर साहब, क्या कारण रहा कि केजरीवाल को बाहर आने से क्यों रोका जा रहा है? एक सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। देखिए क्या है, इनमें बहुत सी चीजें आम जनता को मालूम नहीं है, बहुत खतरनाक इनके इरादे हैं। पूरा पुलिस राज स्थापित कर ही दिया है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जिसके तहत कार्रवाई की है ईडी ने, इसमें 2-3 साल पहले एक संशोधन किया गया था, जिसमें यह कर दिया गया था प्रावधान कि इसमें जमानत ले नहीं सकता कोई भी। कोई ले सकता है तो केवल प्रोसिक्यूशन की सहमति से, यानी सरकारी वकील सहमत दे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी जमानत। इस वजह से जमानत नहीं हो पा रही। मुख्य मुद्दा तो ये है, इनने पुलिस राज स्थापित कर दिया। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे की हेर फेर, ये डेफिनेशन है, उसमें कहीं कोई लिमिट नहीं है कि 100 रुपए की रिश्वत ली हो या 100 करोड़ की ली हो, पीएमएलए उतना ही इफेक्टिव होगा। अब तो ये उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आगे तो प्लानिंग थी कि हर राज्य में, यहां तक कि हर ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पर सरपंचों को, सेक्रेटरियों को भी हेरा फेरी 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, उसमें भी पीएमएलए में उठा के बंद कर दो। हमारा वो बन जाए, हमारी पार्टी में आ जाए तो सरकारी वकील सहमति दे देगा, जमानत हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। पूरे देश में व्यापक स्तर पर पुलिस राज स्थापित करने की उनकी प्लानिंग थी। दूसरी चीज, अभी जो ये 3 आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह हटा के नए कानून बनाए, भारत न्याय संहिता और वो सब, इसमें बहुत खतरनाक प्रावधान किए, जिसकी ओर ध्यान तो दिलाया गया है, आया भी अखबार, सोशल मीडिया में। आम जनता को अभी मालूम नहीं है। पूरी तरह पुलिस राज स्थापित कर दिया।
उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी केस हो, कोई अदालत जमानत तब ले सकती है जब या तो सरकारी वकील सहमति दे या कोर्ट लिखित में उस ऑर्डर में लिखे कि सारी पत्रावली देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि इस केस में इस आरोपी को बरी होने की पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना है, इसलिए मैं जमानत ले रहा हूं। अब बताओ, पहले दिन किसी को प्रस्तुत किया जाएगा, पत्रावली में क्या होता है, एफआईआर होती है, ज्यादा से ज्यादा फरियादी के बयान होते हैं, उसको देख के कोर्ट कैसे संतुष्ट हो जाएगा कि ये बरी का केस है? बरी का केस तो कोर्ट जब संतुष्ट होता है जब आधे से ज्यादा गवाह गुजर जाए, साक्ष्य रिकॉर्ड पर आ जाए, सारे आर्गुमेंट होने के बाद लास्ट में। नहीं, फैसला तो लास्ट में होता है, लेकिन मान लो अदालत को आंतरिक एक वो लगने लगे कि हाँ ये केस कमजोर है। कब लगेगा? जब तुम्हारी साक्ष्य कमजोर होगी, जब तुम्हारे गवाह बदल जाएंगे, तभी तो लगेगा। तो वो तो बहुत एडवांस स्टेज पर अदालत कह सकती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये केस कमजोर है। अब पहले दिन जब तक आप बंद रहो, साल 2 साल 5 साल, सरकार सहमति नहीं देगी, उसके लिए सहमति नहीं देगी जो उनकी पार्टी का नहीं है, जो उनकी लाइन का नहीं है। लाइन का होगा सहमति दे देंगे, जमानत मिल जाएगी। ये पुलिस राज नहीं तो और क्या है? बहुत खतरनाक प्रावधान। कुंवर साहब, देश के युवाओं का भविष्य कैसे बनेगा? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, कभी पटवारी पर, कभी नीट को ले, एक के बाद बिल्कुल सही बात है। युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार के सारे अवसर खत्म करते जा रहे हैं। उसके अलावा नए उद्योग बड़े स्तर पे लग नहीं रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। उसके अलावा जो ये नीट वगैरह की परीक्षाएं हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन किए हैं जो हैं, ये इनके सबके पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तो एक ऐसा तमाशा बन गया है, सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं। करोड़ों रुपए फीस ले ली, परीक्षा हो भी गई तो कैंसिल कर देते हैं, बिना बताए कैंसिल कर देते हैं, कह देते हैं पेपर लीक हो गया। भर्तियां टोटल बंद कर दी है इनने, और युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हैं, उनके साथ भी बेईमानी हो रही है। क्या होना चाहिए कुंवर साहब ऐसी परिस्थितियों में? क्योंकि अब तो राहुल गांधी तो एक सशक्त नेता बन गए हो, पहली बार विपक्ष के नेता। राहुल गांधी में एक उम्मीद जागृत हुई है। सबसे अच्छी भूमिका अगर विपक्ष की कोई पूरे देश में अदा कर रहा है, विपक्ष में और भी पार्टियां हैं वो भी अदा कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुकाबले नहीं है। वो हर जगह जहां भी अन्याय होता है वो खड़ा हुआ दिख रहा है, और वो डर नहीं रहे। उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर किए हुए, जमानत पे हैं, सोनिया जी जमानत पे हैं, राहुल गांधी जमानत पे हैं, लेकिन वो बिल्कुल दब नहीं रहे, डर नहीं रहे। उनको कोई फिक्र नहीं है। उनने चुनौती दे दी है, मुझे जेल में बंद रखना हो तो बंद रखो, लेकिन जो सच बात है वो मैं कहूंगा और विरोध में करूंगा। उन्हीं से उम्मीद है, पूरे देश में मूवमेंट बनेगा तभी इनसे निजात पा सकेंगे। आधी निजात तो पाई है, लेकिन पूरी निजात पाने के लिए जनता को मूवमेंट बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी तो मणिपुर शायद 3 बार घूम आए हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे हैं, इस पर बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है। वो उनके वो जिद्दी है मोदी। एक ही बार शब्द उनने कहा था मणिपुर, उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वहां देखिए 2 समुदाय हैं, कुकी और मैती जी। मेरे ख्याल से हम मैती बहुमत में ज्यादा हैं, कुकी संख्या में कम है। उनके ऊपर ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो वहां की सरकार ने, मैं तो कहूंगा ये इनकी फितरत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर मैती समुदाय को पूरी छूट दी कि तुम खूब मारो काटो सब करो, तुम ज्यादा संख्या में हो, हमें वोट मिल जाएंगे तुम्हारे, हम जीत जाएंगे, हमें क्या मतलब अल्पसंख्यक से। ये उनकी नीति है, और इसीलिए मोदी जी वहां जा नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि कहीं मैती समुदाय नाराज ना हो जाए कि ये न्याय दिलाने क्यों आ गए। न्याय का मतलब है हम ही लोग बंद होंगे, हमारे ऊपर ही केस रजिस्टर होंगे। तो ये बहुत खराब इनकी नीयत है। और प्रधानमंत्री मोदी तो व्यक्तिगत वो जिद्दी है, उन्होंने जिद पकड़ लिया, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, चल जाए मणिपुर चल जाए, कोई मतलब नहीं। दूसरे कुंवर साहब, कश्मीर में देखिए आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे सैनिक के जवान शहीद हो रहे हैं। कश्मीर में तो इनने एक ऐसा हाइप कर दिया था, एक पब्लिसिटी कर दी थी कि धारा 370 हट गई, मतलब कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए हल होगी। मैं तो हमेशा कहता था धारा 370 हटाने से हल थोड़ी होगी समस्या। तो जाके था समस्या हल कैसे होती है? समस्या हल जब होगी जब आम पब्लिक तैयार हो जाए, आप कोई राजीनामा करें, बीच की बात निकालें, सब खुश हों, तब समस्या हल होती है। ये थोड़ी आपने एक तरफा फरमान जारी कर दिया तो हल हो जाएगी क्या? धारा 370 से पहले जो कानून व्यवस्था थी कश्मीर में, आज भी वही है। पहले आतंकवादी हमले कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आज और बढ़ गई है घटनाएं, कुछ दिनों से ज्यादा हो वो तो लगातार हो रही है। अब जम्मू में हो रही है, जम्मू में कभी घटनाएं नहीं हुई थी, कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में होने लगी। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, एक कैप्टन शहीद हो गया कल, मेरे ख्याल से इस महीने में। परसों 2 हुए, 2 जवान, 5 जवान शहीद हुए थे, 2 कैप्टन थे। उसमें कैप्टन भी था। तो क्या लगता है कश्मीर नीति इनकी पूरी तरह फेल है,
केवल 370 कागजों में आपने हटा दी, उससे काम नहीं चलेगा। 370 में ये भी था कि शेष भारत का कोई नागरिक वहां जमीन जायदाद नहीं खरीद सकता। उन्होंने कहा आप स्वतंत्र हैं, अब कोई भी जाके खरीद सकता है। कितने लोगों ने खरीदा? आपने लिस्ट बता दी। आपने खरीदी? मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, लेकिन जो खरीद सकते हैं उनमें कितनों ने खरीदी? किसी की हिम्मत हुई वहां खरीदने की? नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था स्थिति खराब है, समस्या जहां की तहां है। तो क्या लग रहा है इनकी नीति पूरी तरह फेल है। कुंवर साहब, कांग्रेस आएगी तो धारा 370 बहाल होगी वापस क्या? अब ये तो कह नहीं सकते, ये तो उस समय जो भी निर्णय हो। एक बात बताइए कुंवर साहब, पीओके कब तक लेंगे आप वापस? पीओके ये तो मोदी जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, 2-3 बातें याद है जो पब्लिक भूल जाती है, आप भी शायद भूल गए होंगे। आपको याद, एक बार लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में कई साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कश्मीर में पाकिस्तान अभी तक वो करता था, अब हम बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराएंगे। बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान ने अपने अंदर बचा रखा है। और बड़ा वो हुआ कि देखो, पब्लिक ने बड़ी तारीफ की, उनके अंधभक्तों ने, कि देखो इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। बलूचिस्तान कश्मीर से ज्यादा बड़ी कमजोरी है, भारत की जितनी कश्मीर कमजोरी उससे बड़ी पाकिस्तान की कमजोरी बलूचिस्तान है। अब दुखती हुई नस को दबाया है मोदी जी ने। अब बलूचिस्तान आंदोलन चलेगा और उसको भारत समर्थन देगा और आजाद होगा। पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े होंगे। क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, उनके उस भाषण के बाद बलूचिस्तान के जो लोग थोड़ा बहुत आंदोलन चला रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान ने जबरदस्ती उनको कुचला, जेलों में डाला, कई हत्याएं करवा दी और बंद करा दिया, और कोई बलूचिस्तान का नाम नहीं ले रहा। और नरेंद्र मोदी ने उस दिन के बाद नाम नहीं लिया। एक 15 अगस्त के भाषण में लाल किले से नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम सिंध नदी का पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान को। ये तो हमारा पानी पाकिस्तान में जाता है, मरेगा पाकिस्तान प्यासा मरेगा, भूखों मरेगा, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। और अंधभक्तों ने बहुत तारीफ की, देखो अपने यहां से सिंध नदी जाती थी, अभी तक 70 साल में किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, इसको बंद कर दे तो पाकिस्तान तो भूखों मर जाता, प्यासा मर जाता। अब सिंध नदी का पानी रोकना इतना आसान है क्या? उसके लिए बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, उसमें 10-10, 20-20 साल लगेंगे, तो आसान थोड़ी होता है बनाने में। और फिर वो पानी ले कहां जाओगे? आपका पूरा पंजाब हरियाणा पूरा सिंचित है, आप कहां ले जाओगे पानी? जो बात बिल्कुल ही असंभव थी। और फिर अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय समझौते भी कुछ होते हैं, लेकिन उन्हें खूब 4-6 महीने तक खूब उनका चला, खूब ताली बजी कि ये है नरेंद्र मोदी का आया। मोदी क्या हुआ? उसका फिर नाम ही नहीं ले रहे, दोबारा उन्होंने सिंध नदी का नाम ही नहीं लिया। नहीं तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो यही मुमकिन है कि देश को आप ले जाओ। हंगर इंडेक्स में 133, 25वें नंबर पर भारत। बिल्कुल। और ये एक शासन दिया जा रहा था, नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं हुई है। कोई बड़ा बिजली का कोई सब स्टेशन, एक बहुत बड़ा हाई पावर स्टेशन प्रस्तावित था, वो भी नहीं आया। 220/133 kV का, वो भी नहीं आया है। कोई बड़ी रोड स्वीकृत नहीं हुई, छोटी मोटी भी नहीं हुई, बड़ी तो छोड़ो आप, कोई स्वीकृति हुई नहीं है। और दूसरी चीज, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान जनता की तरफ है ही नहीं, उनका ध्यान दूसरी तरफ है। उनका ध्यान, क्या लग रहा है वो उनका जो ध्यान है वो पूरा होगा? आपको क्या लग रहा है, उन्हें मंत्री बनना चाहिए? मंत्री बनने की लाइन में तो वो कहीं दिखते नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे बनना तो चाहिए, क्षेत्र को तो लाभ होगा उससे, जनता कहीं न कहीं नदिया में नेतृत्वहीन हो गया। नहीं, अगर उससे सरकार में अपना जिले का मंत्री रहेगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हम तो चाहेंगे वो मंत्री बने। मांग करते हैं आज सरकार से कि मंत्री बनाया जाए। नहीं, मांग करना उनकी पार्टी के लोगों का काम है। हम तो दिल में ये रखे बैठे हैं कि मंत्री बन जाए तो अच्छा है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि वो बनने वाले नहीं है, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। वो धनबल के आधार पर चुनाव जीते हैं, जनता को मूर्ख बना के, ठग विद्या करके, और उसी लाइन पर वो लगे हुए हैं। जनता के बीच जा नहीं रहे, पहले भी नहीं जाते थे, अब भी नहीं जा रहे। ये थे कुंवर घनश्याम सिंह। राजनीतिक बातों में हम यही आज विराम कर दें। कुंवर साहब का सीधा कुंवर साहब की इच्छा तो है, दिल में है कि दतिया के विकास के लिए सिमड़ा से जो वर्तमान विधायक प्रदीप अग्रवाल, उन्हें मंत्री बनना चाहिए। लेकिन प्रदीप अग्रवाल जो है इस योग्य नहीं है कि वो मंत्री बन सके, और कहीं दूर दूर तक ऐसी उम्मीद की किरण भी नहीं दिखती है कि प्रदीप अग्रवाल जी मंत्री बने। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, देखते रहिए हाई न्यूज। धन्यवाद कुंवर साहब। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।